इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, और वो भी डेज की कैलकुलेशन से, राइट। ये है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का चैप्टर। ये था आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट है जॉब वर्क। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, वो है जॉब वर्क। क्वेश्चन है ये जॉब वर्क क्या होता है। क्वेश्चन अराइज हुआ ये जॉब वर्क होता क्या है। अगर मैं जॉब वर्क की बच्चे बात करूं, जॉब वर्क क्या होता है। एक मार्कर है, मेरी मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक सामने पर्सन बैठा हुआ है, मैंने उसको कहा आपको मार्किंग के मार्कर की पैकिंग करनी है। उसने कहा जी पैकिंग करने का 10 पैसा लूंगा पर मार्कर। 1,00,000 मार्कर मैं उसको 1 महीने में दे देता हूं, और वो 10 पैसे उसके लिए चार्ज करता है हर महीना। हर पर पर्सन 10 पर पीस जो है वो 10 पैसा चार्ज करता है। तो ये जो स्टोरी है ये जॉब वर्कर की है। जो पर्सन सामान दे रहा है दूसरे को काम करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो अगर मैंने किसी सामने पर्सन बैठा है उसको कहा भैया ये मार्कर है, इस पर पॉलिथीन आप रैप कर दें, कितना पैसा चार्ज करेंगे। उसने कहा जी पर मार्कर 10 पैसा चार्ज करूंगा। तो वो सामने वाला पर्सन है जॉब वर्कर, और मैं हूं प्रिंसिपल। मैं हूं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर का हमारा रिलेशनशिप बन गया है। जब मैं जॉब वर्क पर सामान भेजता हूं, क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगी? आंसर इज नो। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। प्रिंसिपल की डायरेक्शंस पर उसको काम करना होगा जॉब वर्कर को। जो प्रिंसिपल कहेगा वही काम उनको करना होगा। वो जो सामान है वो वापस प्रोसेसिंग करके, उस पर जॉब वर्क करके वो सामान वापस उसको देना है। किसको? प्रिंसिपल को। वो सामान लौटाना भी है। उस सामान को लौटाने के लिए ड्यूरेशन भी फिक्स किया गया है। कितना? 1 साल नॉर्मल गुड्स में, कैपिटल गुड्स में 3 साल का ड्यूरेशन है। क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है जॉब वर्क में? आंसर इज नो। क्या आईटीसी मुझे मिल जाएगा? मैंने कुछ मार्कर भेजे जॉब वर्क पर, क्या मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा क्या? आंसर इज यस। इनपुट टैक्स क्रेडिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, बिल्कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम लिमिट कितनी है? जो सामान जॉब वर्क पर भेजा उसका टाइम लिमिट है 1 साल या फिर 3 साल। अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो 1 साल के अंदर अंदर वो सामान आप तक वापस पहुंचना चाहिए। और अगर उसका ड्यूरेशन है 3 साल, 3 साल कब होगा? जब वो कैपिटल गुड्स का केस बनेगा। तो कैपिटल गुड्स में 3 साल के अंदर सामान वापस आना चाहिए, और नॉर्मल गुड्स में वो सामान 1 साल के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचता तो वो सेल मान ली जाती है। तो वो सेल मान ली जाती है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, 1 साल 3 साल वाला। ये कहानी डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए, दूसरा है मिस्टर बी। ए जो है वो प्रिंसिपल है। ए कौन है? ए जो पर्सन है वो प्रिंसिपल है। बी जो है वो जॉब वर्कर है। वो ए ने बी को सामान भेजा प्रोसेसिंग करने के लिए। कब भेजा? 1 जनवरी 2021 को सामान भेजा था प्रोसेसिंग करने के लिए। ये सामान वापस आ गया 28 फरवरी 2022 को सामान वापस आ गया। नॉर्मली ये सामान का ड्यूरेशन फिक्स किया गया है 1 ईयर। क्या ये सामान 1 ईयर से ज्यादा में आ गया? यस। तो 1 ईयर से ज्यादा में आया। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, पूरा कब हुआ? 1 जनवरी 2022 को 1 साल पूरा हो गया। पूरा होते ही इसको सेल मान लिया जाएगा। सेल कब माना जाएगा? इस डेट को। आंसर इज नो। सेल मान लिया जाएगा 1 जनवरी 2021 को।
और माना कब गया? 2022 में। तो आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 1 साल 1 ईयर आपने टैक्सेस पे नहीं किए हैं तो आपको टैक्सेस पे करने हैं, साथ में इस पर डे का इंटरेस्ट भी लगेगा। 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट भी आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मल गुड्स में ड्यूरेशन है 1 ईयर, कैपिटल गुड्स में ड्यूरेशन है 3 इयर्स। इन दोनों को एक्सटेंड किया जा सकता है। कमिश्नर चाहे तो इसको 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर सकता है, कैपिटल गुड्स को 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकता है। तो टोटल एक्सटेंशन के बाद 2 साल या 5 साल, नॉर्मल गुड्स में 2 साल और मशीन्स वगैरह पर प्रोसेसिंग करानी है, कैपिटल गुड्स है, तो 5 साल में वो सामान वापस आना चाहिए। ये कानून है। अब प्रिंसिपल से जॉब वर्कर तक की कहानी देखिएगा क्या हो सकती है। मिस्टर ए हैं, ये होलसेलर हैं। ये कौन है जी? होलसेलर। बी हैं, ये कौन है? रिटेलर, जो सामान मंगाते हैं। साथ में यही है कौन? प्रिंसिपल। और ये सामान भेजते हैं मिस्टर सी को। सी कौन है? जॉब वर्कर है। ये सी है जॉब वर्कर। तो पहले ए से आता है सामान बी को, बी से चला जाता है सी को। अलग अलग डेट्स लिख लेते हैं। ए ने सामान भेजा बी को कब? से 20 मार्च 2022 को। इनको डिलीवरी कब मिली? 23 मार्च 2022 को इनको सामान पहुंच गया। इन्होंने जॉब वर्कर को उसी दिन भेज दिया 23 तारीख को, और जॉब वर्कर को सामान पहुंचा 27 मार्च 2022 को। ये डेट वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। होलसेलर से रिटेलर को सामान चला था 20 तारीख को, पहुंचा 23 तारीख को, और जॉब वर्कर के पास प्रिंसिपल ने भेज दिया 23 तारीख को ही, वो जॉब वर्कर को मिला 27 तारीख को। जो आप 1 ईयर का ड्यूरेशन या 3 इयर्स का ड्यूरेशन देखेंगे, इस केस में वो जो डेट होगी वो डेट होगी 23 तारीख। 23 तारीख से 1 ईयर या 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा पार्ट पर अगर मैं यही बात करूं, रिटेलर ने फोन किया होलसेलर को कि मुझे माल मत भेजना, माल डायरेक्टली आप मेरे जॉब वर्कर को भेज दो, वो प्रोसेसिंग करेगा। इस केस में जो 1 ईयर 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट है वो 27 तारीख से एप्लीकेबल होगा। तो अगर होलसेलर से रिटेलर ने डायरेक्टली माल जॉब वर्कर को भिजवा दिया तो 27 तारीख से 1 साल या 3 साल का ड्यूरेशन आपको देखना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा इसी का। मिस्टर एक्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मार्कर्स की। जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर जो मार्कर, जो चौक लगा होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, चौक की, मार्कर की। इस मार्कर को ये प्रिंसिपल है खुद, इस मार्कर को ये जॉब वर्कर को भेजते हैं मिस्टर ए को। ये कौन है? जॉब वर्कर है ये। अब जॉब वर्कर ए क्या करता है? उन सभी मार्कर्स पर पॉलिथीन रैप करके उनको पैक कर देते हैं। फिर अगला जॉब वर्कर है मिस्टर बी। 10-10 मार्कर्स को वो कॉरेगेटेड बॉक्स में, गत्ते के डब्बे में पैक करता है मिस्टर बी। ये भी जॉब वर्कर है। अब क्वेश्चन राइज होता है, होगा क्या? प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर ए को सामान भेजा, यहां से हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने सामान भेजा जॉब वर्कर मिस्टर ए को। ए क्या काम कर सकता है हमारे सामान पर, ये क्वेश्चन है। बेटा ए जो काम कर सकता है, ए हो सकता है डायरेक्टली उस सामान को फर्दर बी के पास भेज दे, फर्दर जॉब वर्क के लिए, पहला काम। दूसरा काम हो सकता है ये प्रिंसिपल को सामान वापस कर दे, ये भी हो सकता है। तीसरा काम, रिटेलर के पास, प्रिंसिपल के पास एक पर्सन आया, बोला सर मार्कर चाहिए,
प्रिंसिपल बोला मैं अपने जॉब वर्कर को फोन कर देता हूं, तुम वहां से सामान ले लो, तो हो सकता है जॉब वर्कर ये मार्कर बेच भी सकता है प्रिंसिपल के कहने पर क्या डायरेक्टली माल बेचा जा सकता है? कल हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी, वो रजिस्ट्रेशन वाला यहां लिंक होगा। कैसे? जॉब वर्कर माल तभी बेच सकता है जब प्रिंसिपल ने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया हो जीएसटी में। क्या डिक्लेयर किया हो? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जब डिक्लेयर किया होगा किसने? प्रिंसिपल ने। किसको? जॉब वर्कर को, तो बेच सकता है। इसके अलावा दो केसेस में और बेच सकता है, जब खुद जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो तब जॉब वर्कर प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान बेच सकता है, या कमिश्नर ने परमिट कर दिया हो तो भी सामान बेचा जा सकता है। तो ये हो सकता है। दूसरा केस देखिएगा अब आप, कभी कभी स्क्रैप होती है, कभी कभी स्क्रैप होती है। आपको मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन दिख रहा होगा, स्क्रैप क्या होती है वो देखिएगा। ये आपको मोबाइल का फोन का कवर दिख रहा होगा, ये मोबाइल फोन का कवर है। तो मैंने मिस्टेक्स की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है कि वो मोबाइल कवर मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने कवर मैन्युफैक्चर करके जॉब वर्कर के पास ये मोबाइल कवर भेज दिया। क्या? कि भैया ये मोबाइल कवर है सैमसंग के M31 का, आप इसमें ये 4 कैमरे की कटिंग करिएगा, एक फिंगर सेंसर की, एक चार्जिंग के जैक की, एक ईयरफोन के जैक की, ये सब कटिंग करनी है जॉब वर्कर ने कटिंग कर दी। क्या ये प्लास्टिक के पीसेस नहीं निकलेंगे क्या? ये जो प्लास्टिक के पीसेस निकलेंगे, यही क्या है? ये स्क्रैप है। क्वेश्चन है क्या इस स्क्रैप को जॉब वर्कर अब बेच सकता है क्या? इसके लिए कानून बनाया गया है, अगर जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है, अगर जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है जॉब वर्कर, तो वो स्क्रैप बेच सकता है, अदरवाइज स्क्रैप बेचने का राइट उसके पास नहीं है। क्वेश्चन उठता है जीएसटी में स्क्रैप क्या जॉब वर्कर को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? सिर्फ एक केस में रजिस्ट्रेशन कराना है, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाए थ्रेशोल्ड लिमिट को, तब उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कब कराना है? जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी? या तो 10 लाख होगी या 20 लाख होगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख और बाकी स्टेट्स में 20 लाख। जॉब वर्कर गुड्स दे रहा है या सर्विस? जी सर्विस दे रहा है। कभी कभी जॉब वर्कर कहता है मैं ये सामान अपनी तरफ से लगा दूंगा, मैंने उसको मार्कर भेजा था, उसने उसमें पॉलिथीन रैप कर दी अपनी तरफ से। अब क्या वो उसने गुड्स लगा दिए अपने? आंसर इज यस। अब जॉब वर्कर ने गुड्स भी अपने लगा दिए हैं और साथ में सर्विस भी दी है। बच्चे जॉब वर्कर जो आपको प्रोवाइड करा रहा है, इन टोटल उसको सर्विस ही मानना है, गुड्स नहीं मानना है। जॉब वर्कर जो आपको दे रहा है उसको आपने क्या एज्यूम करना है? सर्विस। उसको आपको गुड्स एज्यूम नहीं करना है, ये कानून है। तो जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कब कराना है? सिर्फ और सिर्फ एक केस में, कब? जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए। इसके अलावा अगर किसी ने, सरकार ने कुछ लोगों के लिए कंपलसरी किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है, चाहे वो जॉब वर्कर ही क्यों ना हो, ऐसा कौन सा केस है जब सरकार ने कंपलसरी किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है? जैसे जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो ज्वेलरी का जो काम कर रहे हैं जॉब वर्कर, अगर मुझे सोने की अंगूठी बनवानी है, मुझे गोल्ड की रिंग बनवानी है, डायमंड की रिंग बनवानी है, तो उस रिंग को बनाने में कम से कम 5 लोग होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग। एक पर्सन होगा जो प्योर फॉर्म में गोल्ड देगा, दूसरा पर्सन होगा जो उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसको ढलाई करेगा और उसकी अंगूठी तैयार कर देगा, तीसरा पर्सन अलग होगा जो उसमें फिनिशिंग करेगा, बफिंग करेगा, चौथा पर्सन अलग आएगा जो उसमें पॉलिशिंग करेगा, पांचवा पर्सन अलग होगा और आपने उसमें रोडियम कराना है, व्हाइट कराना है, तो वो पर्सन बिल्कुल अलग होगा। तो सरकार ने कहा
यस, तो बच्चे रजिस्ट्रेशन जो गोल्ड स्मिथ वाला केस है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। गोल्ड स्मिथ वाला जो केस है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो जो सोने की अंगूठी जो बनाई गई है वो 4 लोगों ने 5 लोगों ने बनाई है, और सरकार को ये भी पता है कि उसमें चोरी होने का डर ज्यादा रहता है टैक्स की, तो इसलिए उसमें सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, ऑप्शन ही नहीं है। राइट, आई होप सो। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? यस, यस और नो? राइट, is video visible to you? No? Yes. तो ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बच्चे। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। राइट, ये जब भी हम भेजते हैं सामान जॉब वर्कर के पास, तो आपको आपके एरिया के जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब भी आप सामान भेजते हैं जीएसटी ऑफिसर के पास, आपको आपके एरिया के जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कब इन्फॉर्म करना है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो साल में एक बार, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 25 दिन तक, मतलब 25 अप्रैल तक इन्फॉर्म कर दें। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो साल में 2 बार आप अपने एरिया के जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। 2 बार कब कब? पहला होगा जैसे 6 महीने खत्म होते हैं सितंबर, तो उसके बाद 25 अक्टूबर को, और दूसरा 25 अप्रैल को आप 2 बार इन्फॉर्म करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको रिसीव होता है, जो सामान आपने खरीदा जिस पर आपने टैक्सेस पे किए होंगे, उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आईटीसी जो आप क्लेम करेंगे वो गुड्स पर, कैपिटल गुड्स हो नॉर्मल गुड्स दोनों पर क्लेम किया जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपने अगर कैपिटल गुड्स भेज दिए, वो भी कौन से? जो मोल्डिंग है, जो फिक्सचर्स हैं, उन पर 3 साल, वो कैपिटल गुड्स होते हैं, 3 साल के अंदर वो वापस आने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मोल्डिंग जो मशीन्स हैं या फिक्सचर्स हैं वो सांचा होता है, और सांचा जल्दी खराब होने का डर होता है। तो कभी कभी अगर सांचे खराब हो गए तो ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को पता है, तो उन्होंने कहा है सांचे खराब हो सकते हैं, इसलिए वो 3 साल में वापस आए कैपिटल गुड्स होने के बावजूद भी। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, कोई समस्या नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो वापस आएगा। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ये आपका जॉब वर्क चैप्टर है, ये आपका जॉब वर्क छोटा सा चैप्टर है जो वाइंड अप हो गया है। आई होप आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा जॉब वर्क चैप्टर में। राइट, सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज आरसीएम, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम चैप्टर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पहले ये समझते हैं। चैप्टर का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, that is RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये RCM होता क्या है? नॉर्मली जीएसटी में एक दुकानदार आपसे टैक्स ले लेगा और सरकार को पे कर देगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, या इसका दूसरा नाम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म होता है। पर इसका अगर उल्टा हो जाए, जो कस्टमर है जो गुड्स या सर्विसेज ले रहा है
उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना हो तो इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल का। सामान खरीदने वाला ही सरकार को टैक्स दे दे, सर्विस लेने वाला ही सरकार को टैक्स दे दे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्या रीजन रहा, क्या प्रोविजंस है, क्यों ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिएगा। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब एक कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर को बोला हमारी फैक्ट्री में जितने भी दरवाजे हैं वो ठीक कर दें आप। कारपेंटर ने बोला दरवाजे ठीक करने के सभी 40,000 रुपया चार्ज करूंगा। तो इसमें सर्विस देने वाला कौन है, कारपेंटर, लेने वाला कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नॉर्मली ये जो कारपेंटर है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ना जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, ना ये टैक्स कलेक्ट करेगा। इस पर मान लेते हैं 20% का जीएसटी लगता हो, तो ना ये रजिस्टर्ड है, ना ये टैक्स कलेक्ट करेगा, ना ये सरकार को देगा, तो सरकार का 8,000 रुपए का टैक्स का नुकसान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी कंपनी है, सर्विस लेने वाली कंपनी है ये कारपेंटर से। अभी इस केस में सरकार ने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज को जहां पर तुम ऐसे केसेस में सर्विस या गुड्स खरीद रहे हो कि सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तुम टैक्स पे कर दो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 40,000 रुपया तो कारपेंटर को पे करेगा और 8,000 रुपया जीएसटी का सरकार के डिपार्टमेंट को पे करेगा खुद। इसका बिल कहां से लाएगा, अपने नाम पर खुद बिल इशू किया जाएगा, जिसको बोलते हैं ये मेथड क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक दूसरा एग्जांपल और बताता हूं आपको। तो इसका मतलब जीएसटी में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड से सामान सर्विसेज खरीदे तो उसको थ्रू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स देना है। इसका एक और परफेक्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा क्या केस है। एक इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी, सुना होगा आपने। एलआईसी के लगभग पूरे इंडिया में 1 लाख एजेंट्स हैं। वो 1 लाख एजेंट सर्विस अपनी देते हैं एलआईसी को और सर्विस के बदले पैसे लेते हैं। वो पैसे किस फॉर्म में लेते हैं, कमीशन की फॉर्म में पैसा चार्ज करते हैं वो सभी एजेंट। एक एजेंट ने एलआईसी से 10,000 रुपया चार्ज कर लिया, उस पर 12% जीएसटी बनता है, तो उस एजेंट ने 1,200 रुपया एलआईसी से जीएसटी का लिया। टोटल उस बंदे ने एलआईसी से 11,200 रुपया लिया। उस 11,200 के 2 हिस्से, 10,000 तो उसकी खुद की कमीशन है और 1,200 रुपया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। ये जो 1,200 रुपया जमा कराएगा ये कितने लोग जमा कराएंगे, 1 लाख लोग ये काम करेंगे। तो इसका मतलब 1 लाख लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। 1 लाख लोगों को ये काम करना है क्योंकि 1 लाख एजेंट है। अब सरकार ने कहा इतनी रजिस्ट्रेशंस, ये तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ऊपर से वो इंडिविजुअल है। सरकार ने एलआईसी को नोटिस इशू किया, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो अपने एजेंट से सर्विस ले रही हैं वही टैक्स पे करें। अब एलआईसी तो एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी को सिर्फ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है और थ्रू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खुद टैक्स पे कर दे ये 1,200 रुपए का हर एक एजेंट का। अब इस कंपनी को सिर्फ एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है, 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो भाई जहां पर ऐसा भी केस हो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सरकार लगा देती है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के एक तरीके से 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक आता है सेक्शन 9(3)
दूसरा है 9(4). तो ये दोनों सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। यही दोनों सेक्शंस की बात की गई है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आरसीएम में। तो आरसीएम क्या होता है, ये बेसिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। आरसीएम के 2 चैप्टर होते हैं, 2 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? एक 9(3), एक 9(4). सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9(3) बात करता है नोटिफाइड गुड्स की। नोटिफाइड गुड्स कि इन केसेस में तो आरसीएम ही लगेगा। 9(5), 9(3) दूसरी बात करता है नोटिफाइड सर्विसेज की कि इन केसेस में, इन सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। और 9(4) अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे नोटिफाइड गुड्स की 9(3) के, सेक्शन 9(3) के, सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। फिर हम बात करेंगे 9(4) की, 9(4) सीजीएसटी अगेन। तो सबसे पहले नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या है जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? सबसे पहली आइटम है कैश्यू नट, काजू। कौन सा? छिलके वाला काजू। जो व्हाइट काजू आता है बच्चे, उसके ऊपर एक छिलका लगा होता है ब्राउन कलर का, छील करके मार्केट में बेचा जाता है। ब्राउन कलर का छिलके वाला काजू आपको नॉर्मली जहां पर काजू उगता है वहां पर मिलेगा। उगता कहाँ है? गोवा में। गोवा में जितना काजू बेचा जाता है वो सब विद छिलका बेचा जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉट शेल्ड और पील्ड। तो इसको जो खरीदेगा वो टैक्स पे करेगा। तो खरीदेगा कौन? जो छिलके वाला काजू है वो बेचेगा कौन? कोई किसान। खरीदेगा कौन? कोई बड़ा व्यापारी। तो भाई किसान को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है क्या बेचने के लिए? सरकार ने कहा नहीं। कौन कराएगा? जो उसको खरीदेगा बड़ा व्यापारी, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है और वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स पे कर देगा। अगला है बीडी रैपर। नेक्स्ट इज बीडी रैपर। बीडी रैपर पेड़ होता है एक तेंदू का, उसकी जो पत्तियां होती है ना, तेंदू के पेड़ की पत्तियां, वो जो बीड़ी होती है उसके ऊपर का जो पत्ता होता है वो तेंदू का लीफ होती है। उसको धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसमें टोबैको भरा जाता है और उसको रोल करके धागा बांध देते हैं, बीड़ी तैयार हो गई। तो किसान क्या उगाएगा? वो पत्ता, वो पेड़, वो पौधा उगाएगा। उसको जो इंडस्ट्री खरीदेगी टोबैको वाली, वो टैक्स पे करेगी थ्रू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टोबैको लीव्स, पान का पत्ता जैसे, तो जो उगाएगा उसको टैक्स नहीं देना, जो पान का पत्ता खरीदेगा उसको टैक्स देना है थ्रू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिल्क यार्न, जो उगा रहा है, जो ऊन है, सिल्क है, उसको टैक्स नहीं पे करना, जो उसको खरीदेगा रजिस्टर्ड पर्सन उसको टैक्स पे करना है। रॉ कॉटन। तो दूसरा आइटम बीडी रैपर। तीसरा आइटम क्या था? थर्ड आइटम है आपका टोबैको लीव्स, टोबैको लीव्स। फोर्थ आइटम है